नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां पर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझने के लिए और समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा जी। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित। मनी सेंट्रल में आज की शुरुआत होगी एक जाने माने निवेशक मार्क मोबियस की भारत पर बड़ी भविष्यवाणी से, जिन्होंने भारत को निवेश के लिए सबसे शानदार देश कह दिया है और चीन में सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ा इशारा कर दिया है। साथ ही भारत में एक बड़े निवेश को लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे देश के टेलीकॉम सेक्टर की, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया की, जो हाल में चर्चाओं में है AST स्पेस मोबाइल के साथ अपने समझौते को लेकर। लेकिन यहाँ एक पेच फंस रहा है, तो क्या है ये मामला, उस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में बात करेंगे आपके मोहल्ले के किराने की दुकानों की, जिनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। चर्चा की शुरुआत करते हैं उस भविष्यवाणी से जो मार्क मोबियस ने भारत को लेकर की है। मार्क मोबियस का कहना है कि भारत अब निवेश के लिए मौके देने वाला सबसे अच्छा देश बन चुका है। मोबियस भारत को चीन की जगह एक नए ग्लोबल सप्लायर के तौर पर भी देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने चीन पर भी एक बड़ी बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि मार्क मोबियस को भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों है। सर, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि मार्क मोबियस को भारत में इतनी दिलचस्पी दिखाने के पीछे कारण क्या देख रहे हैं आप? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक स्थिति है हमारी, या फिर बाजार उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, देखिए, मार्क मोबियस हमेशा से एक भारत के बाज़ार को लेकर हमेशा से बुलिश रहे हैं। और अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, ये इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। चार जो बड़े आप कहें फैक्टर कहें या चार बड़े एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया है। एक उन्होंने बात की है इन्फ्लेशन की, और दुनिया के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी हुई उसमें उनसे जुड़े हुए ये चार मसले हैं। पहला है इन्फ्लेशन, जिस पर उन्होंने एक बड़ा अपना बयान दिया है। दूसरा है भारत का बाज़ार, आखिर भारतीय बाज़ार क्यों दुनिया में सबको पछाड़ने की उस पर हैसियत रखता है और किस तरह से अट्रैक्टिव है, ये बात कही है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि चाइना को लेके एक उन्होंने बड़ा बयान दिया है, और जो संभवतः किसी भी मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट या इन्वेस्टर का इस तरह का पहला बयान है। वो बात है चाइना में रिजीम चेंज की। और चौथी बात उन्होंने कही है कि जो दुनिया में अनसर्टेनिटी ईरान इजराइल युद्ध के ठीक पहले थी टैरिफ को लेके, उस पर उनका एक बड़ा बयान आया है जी। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, दुनिया भर में इन्फ्लेशन एक समस्या बनी हुई है और इन्फ्लेशन कहीं जाने वाला नहीं है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि दुनिया भर के जो देश हैं वो लगातार पैसे छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, करेंसी छाप रहे हैं। इसका मतलब है 2% हर साल करेंसी का आउटफ्लो बढ़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। और इसकी वजह से महंगाई में जो है वो इजाफा हो रहा है। अब इसका तोड़ क्या है, उन्होंने ये भी बताया। इसमें उन्होंने कहा है कि इसका तोड़ ये है कि आप बाजार में पैसा लगाइए ताकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको रिटर्न बेहतर मिल सकें, और वो इक्विटी मार्केट में ही मिलते हैं। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि आप अच्छी जो क्वालिटी वाली कंपनी हैं, अगर आप उनमें पैसा लगाते हैं तो वो एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको तगड़े रिटर्न देती हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये कंपनियां इन्फ्लेशन के हिसाब से अपनी प्राइसिंग भी बढ़ा देती हैं। तो ये एक बड़ी बात इन्फ्लेशन को लेके रोहित इन्होंने मार्क मोबियस ने कही है। उसके बाद उन्होंने भारतीय बाजार की बात कही है। भारतीय बाजार को लेकर उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जो उथल पुथल चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, उसमें भारत के बाजार सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारत में तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी आई है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के शेयरों जो हैं वो तेज़ी से चढ़ भी रहे हैं। और ऐसी कंपनियां बड़ी तादाद में हैं भारत में, जहां पे कि आपको अच्छे लंबे वक्त में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो भारतीय मार्केट को लेके वो बुलिश हैं। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक इंडिया फोकस्ड एक फंड लेकर आने वाले हैं, जिसके लिए वो परमिशंस का इंतज़ार कर रहे हैं।
जो अप्रूवल मिल रहे हैं वो मिलने हैं, उसका वेट कर रहे हैं। 40% जो है वो उनका फंड का जो एक्सपोजर है वो इंडिया सेंट्रिक हो सकता है। तो भारतीय बाजार को लेके, और उसमें ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी आधारित जो सेक्टर्स हैं, वो कंपनियां हैं, माफ़ कीजिए, उनको लेके वो बुलिश हैं। कि वो उनका कहना है कि ये कंपनियां और ऐसी कंपनियां जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने, मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं, वहाँ पे अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। जी, मतलब आईटी वगैरह जो सेक्टर है उसमें स्पेशली वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और जो मार्क मोबियस ने मेंशन करी, जो जाहिर तौर पर अभी आप शुरू में कह भी रहे थे कि आमतौर पर कोई ऐसा निवेशक आज तक पहले कभी किसी ने कहा नहीं है, वो ये कि चीन में सत्ता परिवर्तन को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या है सर, वो क्या मसला है और क्या बोला है उन्होंने एक्चुअली? नहीं, देखिए, मार्क मोबियस ने जो एक बेहद अहम बात कही है वो कही है चाइना में रिजीम चेंज को लेके, यानी चाइना में सत्ता परिवर्तन को लेके। और मैं समझता हूँ कि बहुत वर्षों बाद हम इस तरह की बात किसी इतने बड़े इन्वेस्टर से सुन रहे हैं जिसने ये कहा है कि चीन में रिजीम चेंज हो सकता है। हम सोचते थे कि ईरान में रिजीम चेंज की बात है, लेकिन मार्क मोबियस चाइना में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाल के कुछ जो टाइम है, पिछला कुछ वक्त है, उसमें इस तरह के संकेत निकल कर आए हैं जिनसे ये लग रहा है कि शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, वो शायद सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, सत्ता से बाहर हो सकते हैं। उनका अगला जो बात है इससे जुड़ी हुई वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा, और दूसरा ये चाइना के लिए अच्छा होगा, चीनी मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि चीन के बाजार, जो कि पिछले कुछ वक्त में लगातार अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं, वो एक बार फिर से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसकी जड़ में वही चीज़ है कि चाइना में अगर रिजीम चेंज होता है, अब इससे बदलाव क्या होगा, देखिए फैक्टर क्या है जो कि बाजार को, चीन को आगे बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि अभी चीन की पूरी इकोनॉमी या पूरे जो एंटरप्राइज है वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट आधारित है। यानी चीन की ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, टिकी हुई हैं, वो सरकारी कंपनियां हैं। तो जब चीन में सत्ता परिवर्तन होगा, रिजीम चेंज होगा, तो कंपनियों का जो काम करने का तरीका है या ओनरशिप है वो प्राइवेट हाथों में आएगा। प्राइवेट कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और इसका मतलब ये होगा कि चीन का मार्केट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि क्या चीन में हम एक रिजीम चेंज देख सकते हैं, क्योंकि चीन पिछले कुछ वक्त से एक बड़ी स्ट्रक्चरल मुश्किल से रोहित जूझ रहा है। जैसे पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है, चीन डिफ्लेशन का सामना कर रहा है, दुनिया भर के उलट। वहाँ चीज़ों के दाम जो है वो फैक्ट्री प्राइसेस के भी, मतलब जिस कीमत पे बन रही है कोई प्रोडक्ट, उससे भी नीचे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, चीन में डिमांड बेहद कम हो गई है। चीन में जो हाउस होल्ड का जो खपत है वो इस लेवल पे चली गई है कि वहाँ लोग सामान नहीं खरीद रहे, सरकार को अपने पैसे लगाने पड़ रहे हैं ताकि लोग सामान खरीदें। तीसरी चीज़, चीन का हाउसिंग सेक्टर बड़ी क्राइसिस में है और वो पिछले 2-3 सालों से उस क्राइसिस में बना हुआ है, जहाँ पे कि तमाम तरीके के उपाय सरकार ने किए, स्टिमुलस पैकेज दिए, लेकिन चीन का हाउसिंग सेक्टर जो है या जो रियल्टी सेक्टर है वो रिवाइव अभी तक नहीं कर पा रहा है। जी। सरकार ने भी हाल में $400 बिलियन का चीन की ने एक पैकेज जारी किया है, जो कि लोगों के लिए मदद के तौर पर जारी किया, जिसमें सरकार कह रही है कि आप अप्लायंसेस खरीदिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदिए और सरकार की तरफ से उसके लिए फंडिंग मिलेगी। चीन ने ब्याज दरों को कम किया है। तो चीन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है किसी तरह, जो एक उसके यहाँ इन्फ्लेशन डाउन हो चला गया है और ग्रोथ भी नीचे चली गई है, तो उससे किस तरह से बचे चीन, वो कोशिशें कर रहा है। लेकिन फिलहाल उतनी बड़ी उसको मदद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ऐसे में मार्क मोबियस का जो ये बयान है कि चीन में रिजीम चेंज अगर होता है तो वो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा चीन के, ये एक वाकई में बहुत बड़ा बयान है। जी, एग्जैक्टली। इनफैक्ट आपको याद होगा बीते साल में भी खबरें आई थी कि चाइना में इनफैक्ट पूरे के पूरे शहर बनाकर कंपनियों ने तैयार कर दिए हैं और वो ब्लैंक हैं। बिल्कुल, घोस्ट सिटीज बोलते हैं, घोस्ट सिटीज बन गए। बिल्कुल। और उस चक्कर में जो बैंक हैं जिन्होंने उनको लोन प्रोवाइड किया होगा वो अब बिल्कुल बेहाल हो चुकी है, स्थिति खराब है। तो ये एक बड़ा शायद कारण बन सकता है चाइनीज प्रेसिडेंट के
सत्ता परिवर्तन वाले हिसाब में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा इसी पर एक सवाल और है, टैरिफ वाला मसला है, मार्क मोबियस ने ये भी एक उठाया है, और ईरान इजराइल का युद्ध एक तरफ चल रहा है, बिल्कुल उसमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या मार्क मोबियस ने अपनी बातें आगे रखी हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल देखिए, टैरिफ को लेके जो एक अभी हाल का अगर हम बात करें तो ईरान, इजराइल और यूएस चूंकि इस जंग में शामिल हो गया है, तो एक पूरे मिडिल ईस्ट में और मिडिल ईस्ट के जरिए पूरी दुनिया में एक क्राइसिस का माहौल पैदा है। लेकिन उसके ठीक पहले पूरी दुनिया इस साल जनवरी से आप समझिए कि एक दूसरे किस्म की अनसर्टेनिटी से गुजर रही थी, और वो थी टैरिफ की। टैरिफ के जो पूरा का पूरा उथल पुथल ट्रंप ने मचाई, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई, भारत पर 26% लगाई, अमेरिका और चीन के बीच में एक लंबी चौड़ी रस्साकशी हुई, और अभी तक उसमें कोई सॉल्यूशन निकलकर दोनों देशों के बीच में नहीं आया है। हालांकि अमेरिका ने और चीन ने दोनों ने 115% के टैरिफ अपने कम किए हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका का चीन पे 30% टैरिफ है और चीन का अमेरिका पे 10% टैरिफ है। टैरिफ को लेकर मार्क मोबियस ने यह कहा है कि ये जो टैरिफ का पूरा मामला था, इसमें अब धीरे धीरे तस्वीर ये साफ हो रही है कि अमेरिका की दरअसल ये चाल थी एक बार्गेन करने की दुनिया भर के साथ, और वो उस बार्गेनिंग के बाद अब धीरे धीरे आगे चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आएंगी। जो रियलिस्टिक जो अप्रोच है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए अमेरिका को और बाकी देशों को देखेंगे। तो एक बात टैरिफ को लेकर मार्क मोबियस की ये है, लेकिन इसके साथ ही जो नई अनसर्टेनिटी या पूरे दुनिया के सामने जो क्राइसिस पैदा हुई है वो है ईरान की या मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस की। उसमें अभी 2 दिन पहले जो अमेरिका का हमला हुआ पूरा आपका जो उनकी फोर्डो का जो न्यूक्लियर पूरी साइट है वहाँ पे, उसके बाद आज फिर जो फोर्डो साइट है वहाँ पर आज फिर से अटैक हुए हैं। ये ईरान की जो मीडिया है, सरकारी टीवी है, उसने इस बात का जिक्र किया है। इजराइल पे ईरान मिसाइल ने दाग रहा, ईरान पे इजराइल ने मिसाइल दाग रहा, और आज इजराइल ने जो अपने फाइटर प्लेन्स हैं उनके जरिए फिर से अटैक किया है। तो मिडिल ईस्ट में दरअसल क्राइसिस बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, और उसमें अगर आप जोड़ दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला, जहाँ पे कि जो कि एक सकरा एक रास्ता है जिस पे पूरा कब्जा ईरान का है, और दुनिया भर के ऑयल एक्सपोर्ट का 1/5 यानी 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रखता है। वहाँ से कच्चे तेल को लेके एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें दुनिया भर के दूसरे मुल्क भी रोहित शामिल हैं। तो ये एक मसला ऐसा है जो भारत के लिए भी परेशानी है, जिसमें यूएस ने और यूके ने चीन से कहा है कि आप इस मामले में दखल दें, और ईरान को कहें कि जो हॉर्मुज का जो पास है उसको बंद न करे वो। इससे एक खतरा ये भी है कि क्या ईरान और आइसोलेशन में चला जाएगा, क्या एक नया युद्ध और भड़क सकता है, जो कि जिसको शांत करने की बात चल रही है। अमेरिका कह चुका है कि हमारा कंसर्न केवल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेकर था, हमारी लड़ाई ईरान के साथ नहीं है। तो अगले कुछ वक्त में पूरी दुनिया के सामने मिडिल ईस्ट की ये क्राइसिस किस तरह की शक्ल लेती है, ये एक बड़ा मसला होगा। जी, तो बिल्कुल ये एक बड़ा मसला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तब आगे चीज़ें क्लियर होंगी, और ये कितना बड़ा मसला बन सकता है तब वक्त बताएगा। खैर, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मुद्दे की ओर। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वीआई ने हाल ही में AST स्पेस मोबाइल के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारत के उन दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क पहुंचाते जहां अभी तक कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी ये समझौता सिर्फ कागज़ों पर है और अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का इनोवेटिव प्लान भारत के कानूनी नियमों और टेक्निकली दिक्कतों का शिकार हो सकता है। साथ ही भारतीय एयरटेल, जियो और स्टारलिंक की सैटेलाइट पार्टनरशिप वीआई की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वो दिक्कत है जो वोडाफोन आइडिया के इस समझौते में अड़चन पैदा कर रही है। सर, मेरा इस पूरे मुद्दे पर पहला और इम्पोर्टेंट सवाल यही रहेगा कि आखिर वो अड़चन कौन सी है जो इस समय वीआई के सामने खड़ी हो गई है। नहीं, देखिए, वोडाफोन आइडिया मुश्किलों के लंबे एक पहाड़ के नीचे दबी हुई कंपनी है वोडाफोन आइडिया इस वक्त देश की, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जो इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रही होगी, इतने भारी भरकम कर, सरकारी देनदारी और बाकी चीज़ों। अब
वोडाफोन आइडिया ने अभी इसी 18 तारीख को जो है ऐलान किया था कि उसने एएसटी के साथ एक करार किया, एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ, जो कि जिसके जरिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, सैटेलाइट जो सेटकॉम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसको देने की कोशिश थी। लेकिन उसमें पेच एक दूसरा है। पेच ये है कि वोडाफोन आइडिया टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर है। टेरेस्ट्रियल मतलब जैसे जियो है आपका, एयरटेल है, और वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल है। इसके साथ एएसटी स्पेस मोबाइल की तकनीक जो है वो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वाली है। अब इन दोनों की कंबाइन जब एंटिटी आएगी तो उसके जरिए आप सीधा स्पेस से आपके मोबाइल पे इंटरनेट देने की बातचीत है। इसमें सैटेलाइट के जरिए सीधा आपको आएगा। इसमें फ़र्क यह है कि आपको घर पे कोई एक फिक्स्ड असेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे डिश एंटीना टाइप के जो होते हैं, जो कि बाकी उस पर लगने, वो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मसला यह है कि सरकार की इस बारे में, जहाँ पे कि एक जो इस तरह का एक जो हाइब्रिड मॉडल है जिसमें टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर भी शामिल है और एक आपका सेटकॉम का ऑपरेटर भी शामिल है, इनकी कंबाइंड ऑफरिंग का किस तरह से दिया जाएगा, इसको लेके कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भारत में अभी है नहीं। ना डीओटी के पास है, ना ट्राई ने इसको लेके कुछ फ्रेमवर्क बनाया है। अभी तक जो स्टारलिंक की डील हुई है, चाहे आपकी जियो के साथ हुई हो या फिर एयरटेल के साथ हुई हो, वो डील्स जो हैं वो पूरे तौर पर सेटकॉम बेस्ड हैं। यानी उसमें आपके घर पे एक फिक्स्ड सेट लगेगा जो डिश एंटीना है, और उसके बाद आपके मोबाइल पर और बाकी डिवाइसेस पर आपको जो आपको हाई स्पीड नेटवर्क है वो दिया जाएगा। तो ये पूरी तरह से सेटकॉम का प्रोडक्ट है या ऑफरिंग है, और जो वीआई देने की कोशिश कर रहा है वो एक हाइब्रिड टाइप की ऑफरिंग है। अब इसमें स्पेक्ट्रम की शेयरिंग कैसे होगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, ऐसे तमाम मसले हैं जो सरकार के सामने, और इसीलिए ये माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वोडाफोन का ये मसला ऐसा है जिसको कि शायद सरकार, इन दोनों के जो टाई अप है उसको शायद सरकार मंजूरी न दे ऑफरिंग लाने के लिए। रोहित जी सर, अगर ये समझौता कागजी कागरवाई के तौर पर ही रह गया, कागज़ों पर ही रह गया, तो फिर तो वोडा आइडिया के लिए ये बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि एक तरफ जियो, एयरटेल, स्टारलिंक के साथ बाज़ार में उतर जाएंगे, और उनका बाज़ार में आना मतलब वो फर्स्ट हैंड ले लेंगे इस मार्केट में, तो फिर जियो का आना वीआई के लिए क्या मायने रखेगा? नहीं, देखिए, जियो और चाहे एयरटेल हो, और स्टारलिंक सेपरेटली भी आ रही है, और स्टारलिंक के साथ कोइपर ने भी पेपर दे दिए हैं। स्टारलिंक को ग्रीन सिग्नल सरकार की तरफ से मिल गया है। अब वीआई पे लौट के आते हैं। अगर वीआई की जहाँ तक बात करें तो वीआई, वोडाफोन आइडिया को अपनी तमाम चीज़ों के लिए सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ता है। अभी एजीआर के बकाये का मामला चल रहा है, जिसमें कंपनी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा, वहाँ पे जाके पिटीशन दाखिल की, और पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको मिसकंसीव्ड कह दिया कि भाई आपकी पिटीशन विचार के योग्य एक तरह से नहीं है। सरकार को कहा गया कि आप इस मसले पे चाहे फैसला ले सकते हैं। 45,000 करोड़ का जो एजीआर का जो बकाया है उस पर ब्याज और पेनल्टी का पोर्शन है, उसको लेके ये मामला पूरा था। तो अब वीआई उसको लेके सरकार के पास है कि साहब अगर आपने ये 45,000 करोड़ रुपए माफ़ नहीं किए तो हमारे लिए अगले साल तक टिके रह पाना मुश्किल होगा। और इसी बीच वोडाफोन आइडिया ने अपने 4G 5G नेटवर्क के साथ और प्लस जो एएसटी का जो नेटवर्क है, जो आपका सेटकॉम वाला, उसके साथ मिलकर ऑफरिंग देने की करार किया। अब कंपनी के पास ऑप्शन ये है कि वो सरकार के पास जाए, सरकार से कहे कि आप हमारी इस तरह के जो हाइब्रिड मॉडल है इसको मंजूरी दें। लेकिन इसमें हो ये भी सकता है कि जो बाकी की कंपनियां हैं वो इसके लिए अड़ंगा लगा सकती हैं, जैसे कि जियो है या एयरटेल है या स्टारलिंक और कोइपर जैसी कंपनियां, क्योंकि ये लोग फिक्स्ड आपके जो रूफटॉप पे लगने वाली डिश है या बाकी के जो एसेट लगेंगे जिसकी कि एक कॉस्ट है, जैसे स्टारलिंक का जो पूरा का पूरा आपका जो एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो 30-32 हज़ार रुपये, 33 हज़ार रुपये तक बताई जाती है, और उसके बाद आपको 3,000 साढ़े 3,000 रुपये का प्लान आएगा। तो अगर ये और ऐसा ही एक जो प्रोडक्ट है वो आपका भी हाल में ही हैदराबाद में बीएसएनएल ने भी लॉन्च किया है, जिसमें 5G फिक्स्ड वायरलेस जो एक्सेस है उसका जो पायलट एक तरह से उसको लॉन्च किया है, और दूसरी जगहों पे भी जल्द लाया जाएगा। उसमें भी यही कि आपके रूफटॉप पे डिवाइस लगेगी और देन उसके जरिए आपके घर पे और मोबाइल पे आपको इंटरनेट हाई स्पीड मिलेगा।
तो अब सरकार के पास वोडाफोन आइडिया जा सकती है। अगर सरकार की तरफ से इसको मंजूरी नहीं मिली तो जो ऑफरिंग है, जो अपना प्रोडक्ट है, वो लॉन्च करने में एक तो देरी हो सकती है, और ऐसे में सरकार के पास जाकर वोडाफोन आइडिया अपील कर सकती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास जाकर कि आप इसकी हमको इजाज़त दें लाने की, और कंपनी वैसे ही मुश्किल है, तो अगर आप इसकी इजाज़त देते हैं तो कंपनी को नए ग्राहक बनाने की में सहूलियत हो सकती है। पर इसमें तो जैसा कि अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि कोई रूल रेगुलेशंस यहाँ तो है नहीं। सेटकॉम जो है विदेश से अमेरिकन है, वहाँ पर ये रूल ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अंतर बता पाएँ कि वहाँ ये अवेलेबल हैं और यहाँ नहीं है, तो यहाँ अगर सरकार ये नियम बनाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि आई थिंक वोडाफोन के अलावा अगर जियो, एयरटेल और स्टारलिंक आ रहे हैं तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों नहीं है सर? नहीं, लेकिन देखिए उसमें यह है कि सरकार को तो नियम बनाने चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हाइब्रिड मोड में काम कर सकती है, उनके मसले में ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस तरह के नियम की। हो सकता है फिर वो भी इस तरह की ऑफरिंग लेकर आ पाएँ, चाहे आपका जियो हो चाहे एयरटेल हो, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो डायरेक्ट जो आपका मोबाइल पे स्पेस से मोबाइल पे आपको सीधे सीधे इंटरनेट दे पाएँ, उसमें फिक्स जो असेट हैं आपकी उसकी कॉस्ट को बचा पाएँ। तो ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सरकार के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट करने में जाहिर तौर पर महीने, 2 महीने, 4 महीने का वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन ऐसी पॉलिसी लाई जा सकती है अगर उसकी टेक्नोलॉजिकली फीजिबिलिटी है। अगर कोई प्रोडक्ट अगर इस तरह का आ सकता है तो उसके लिए पॉलिसी बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई इलीगल तो आपका वो है नहीं उसमें। तो कानूनी किस तरह से आप ला सकते हैं उसकी पॉलिसी तो सरकार बना सकती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बना सकता है, नहीं तो ट्राई उसके लिए रिकमेंडेशन दे सकती है और उसके बाद डीओटी उसको मंजूर कर सकता है थोड़े बहुत ट्वीक सुधार के साथ। तो वो तो देश के लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है अगर इसके जरिए प्राइसिंग कम किए जा सकते होंगे तो। जी सर, एक सवाल और मैं इसमें जानना चाहूँगा। इनका जियो, एयरटेल, स्टारलिंक जो मिलके ला रहे हैं उसमें, और जो वीआई ने सेटकॉम के साथ मिलकर समझौता किया उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट कि वो क्या प्रोडक्ट बाज़ार में लेकर आ रहे थे और ये क्या लाने की सोच रहे हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं, देखिए मैंने जैसा बताया आपको कि जो वोडाफोन का मॉडल है वो एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें कि आपका टेरेस्ट्रियल नेटवर्क और सेटकॉम दोनों का एक कंबाइंड करके आप एक प्रोडक्ट उतार रहे हैं, जिसमें आपको सीधे सेटकॉम से आपके मोबाइल पे इंटरनेट आएगा। उसमें किसी तरीके का आपको घर पे रूफटॉप पे कोई डिश एंटीना या इस तरह का जो रिसीवर एक तरह के अगर हम कहें उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ स्टारलिंक के साथ जो इनके टाई अप हैं आपके जियो के या एयरटेल के, इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा एक फ़र्क है, और इसीलिए हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया की ये सर्विसेज थोड़ी सी सस्ती हों। ओके, तो यानी वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज सस्ती हो सकती हैं, लेकिन आएंगी तब। तो फिलहाल वो कानूनी पचड़े और कुछ नियम जब बन जाते हैं तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। खैर, हम बढ़ते हैं अब अपने अगली और आखिरी खबर की ओर। अब बात करेंगे मोहल्ले की किराना की दुकानों पर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आईटीसी, नेस्ले, कोका कोला, टाटा कंज्यूमर, डाबर और पार्ले, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं, और इन कंपनियों ने किराना दुकानों को खुश करना शुरू कर दिया है, और खुश करने के लिए इनको अलग अलग तरह के लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव क्यों? आखिर क्यों ये कंपनियां क्विक कॉमर्स की चमक से अब सीधा आ गई हैं किराना दुकानों पर? क्या ये 10 मिनट 20 मिनट वाली डिलीवरी वाले जो ऐप हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इनसे मोह भंग हो गया है एफएमसीजी कंपनियों का, या फिर मामला कुछ और है? तो चलिए समझते हैं इस मामले को। सर, पहला इसमें सवाल ही ये है कि आखिर इस बदलाव का कारण क्या है? क्यों एफएमसीजीओ को इधर शिफ्ट होना पड़ा? बीते साल में तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा था। किराना दुकानें परेशान थी कि क्विक कॉमर्स वालों ने धंधा लूट लिया, अब ये कुछ और ही हो रहा है। नहीं, देखिए ये खबर जो है वो देश के लगभग 1,30,00,000 जो किराना दुकानें हैं जो गली मोहल्ले नुक्कड़ पर मौजूद हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। देश की जितनी बड़ी, जैसा आपने नाम बताए, चाहे नेस्ले हो, चाहे टाटा कंज्यूमर हो, चाहे डाबर हो, या दूसरी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, या आसान शब्दों में कहें जो रोज़मर्रा की खपत की चीज़ें बनाती हैं,
उन्होंने अब एक बार फिर से जो गली मोहल्ले नुक्कड़ की आपकी जो दुकानें हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं, जो उनकी तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। इनको ज़्यादा अच्छे मार्जिन के तौर पर, और इनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, इनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, जिनको अच्छे मार्जिन देकर इन किराना दुकानों के जरिए सेल्स निकालने की अब इन कंपनियों का एक नई अप्रोच दिखाई दे रही है। और ये कई वर्षों बाद ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि किराना दुकानों की तरफ रुख करते हुए जो बड़े बड़े एफएमसीजी प्लेयर्स हैं वो दिख रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लंबे वक्त तक ये क्विक कॉमर्स या जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसकी तरफ इन कंपनियों का फोकस बना रहा। पिछले कुछ वक्त में चाहे आपका जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो, बिग बास्केट हो या इंस्टामार्ट हो, इन सभी की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट के आसपास रही है सालाना। लगातार तेज ग्रोथ हुए, अलग अलग शहरों में आपका जो है विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुए, डार्क स्टोर खोले गए। लेकिन हाल में एक बड़ी चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि इन जो स्टोर्स पर, इन कंपनियों के जो वेयर हाउसेज हैं उस पर सरकारी स्क्रूटनी बढ़ी है। सरकार की नज़र पड़ी, कई जगह छापे पड़े हैं, उनमें गड़बड़ियाँ भी पाई गई हैं कई जगह। तो एक वहाँ पे अड़चन इन कंपनियों को दिखाई दी कि इनके सामने मुश्किल है। दूसरी कंपनियों को अब ये लग रहा है कि अगर आपको जो देखिए पिछले पूरे 1-1.5 साल से देश का जो कंज्यूमर डिमांड है देश की, वो लगातार सबड्यूड बनी हुई है, हल्की बनी हुई है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो असर दिखाई दे रहा है वो एफएमसीजी या रोज़मर्रा की ज़रूरत के प्रोडक्ट्स का दिखाई दे रहा है। कंपनियों ने अपने पैकेज साइज छोटे किए, छोटे पैकेज इसमें शैसे पैकेज लेकर गांव देहात में किसी तरह से अपनी सेल्स निकालने की कंपनियों ने कोशिश की, और ग्रामीण रूरल इंडिया में थोड़ी सी सफलता भी मिली, जिसकी वजह से एफएमसीजी कंपनियां टिकी रहीं कारोबार में। अब कंपनियों को लगता है कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो जो क्विक कॉमर्स और इनका धंधा है इससे आगे उनको निकलकर सोचना होगा। और वहीं पर प्ले में आए हैं आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और आपके किराना दुकान जो लगभग 1.5 करोड़ की तादाद में मौजूद हैं, वो अब सामने फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनियां उनको अच्छा मार्जिन या अच्छा फ़ायदा देने की कोशिशें कर रही हैं। आपको याद होगा बीते कुछ वक्त में चाहे कोलगेट पामोलिव के साथ हो या दूसरी जो कंपनियां हों, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक लंबा चौड़ा संघर्ष चला है, बड़ा विवाद रहा है। कंपनियों ने क्या किया कि एफएमसीजी कंपनियों ने फोकस किया कि हम सीधे क्विक कॉमर्स पे बेचेंगे। उसमें लंबे चौड़े डिस्काउंट देने की बातें आई कि 50%, 40% का डिस्काउंट पे हम सीधे क्विक कॉमर्स को सामान बेचेंगे। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से जो किराना दुकानों का धंधा था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। कैट जैसे संगठन जो मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के एसोसिएशन, उन्होंने इस चीज़ को लेकर बड़ी आपत्ति जताई। बड़ा लंबा चौड़ा उनका और जो आपका क्विक कॉमर्स हैं और कंपनियां, इनके बीच में एक टसल हमने देखी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ किराना दुकानों को राहत मिलने वाली है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी राहत मिलने वाली है। और एक तरह से जो पूरा एक जो संघर्ष का जो एक खींचतान का माहौल था, जिसमें एक डर बड़ा ये बना हुआ था कि क्या देश में गली मोहल्ले नुक्कड़ पे मौजूद दुकानें बंद हो जाएंगी, क्या वो डर अब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है रोहित? जी सर, बात तो सही है कि पिछले कुछ टाइम में आपने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थोड़ा हड़ताल पे बैठे थे, ऐसी कुछ सिचुएशंस बनी थी कि भाई उनके खिलाफ थे। लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था कि 90% देश में 90% अभी भी रिटेल शॉप से ही लोग सामान खरीदते हैं। 10% ये क्विक कॉमर्स का बिजनेस इंडिया में ग्रो कर रहा है, स्पेशली टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ के अंदर। लेकिन फिर भी जो ये क्विक कॉमर्स का धंधा है, आपको ध्यान होगा अभी बीते कुछ टाइम में इसमें सिरदर्दियाँ इनकी भी बढ़ रही थी, क्योंकि ये अपने बिजनेस को स्टैंड अप नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें क्या तो मार्जिन नहीं निकाल पा रहे थे, या क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनको कॉस्ट कटिंग वगैरह करनी पड़ रही थी। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है जो एफएमसीजी कंपनियां है कि इनका धंधा तो सेटअप ही नहीं हो पा रहा है, इन पे निर्भरता बढ़ा दी तो कहीं नहीं? हाल में देखिए इस तरह की खबरें आई थी जिसमें खास तौर पे ये कहा गया था कि जो क्विक कॉमर्स का पूरा बिजनेस चल रहा है वो दरअसल कैश बर्निंग के बिजनेस पे टिका हुआ है। जैसा ऑनलाइन शॉपिंग को लेके शुरू हुआ था कभी, अब से आप लगभग 10-12 साल पहले की अगर आप बात करेंगे, तो पूरा जो धंधा था वो कैश, कौन कितना कैश बर्न कर सकता है उस पर टिका हुआ था। और लंबे वक्त, और आज भी अगर आप देखेंगे इनकी बैलेंस शीट देखेंगे या खबरें देखेंगे,
तो ज़्यादातर लॉस में है। लॉस से प्रॉफिटेबल बिजनेस में ये कन्वर्ट हो नहीं पा रही ऑनलाइन कंपनियां। उसी में कुछ कंपनियों को लेके ऐसा आया जो क्विक कॉमर्स में मौजूद हैं कि वो अपने अब एक्सपेंशन पर रोक लगाने की सोच रही हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि कंपनियों को लगता है कि आखिर आप कब तक और कितना कैश बर्न करेंगे। आप भारी डिस्काउंट देने के चक्कर में आप अपनी जेब से पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। तो वो जब आप ये समझिए कि प्रॉफिटेबल धंधे नहीं हुए, लॉस में चलते रहे और लंबा चौड़ा पैसा आप फूंकते रहे, तो कंपनियों को लग रहा है कि इतना एक्सपेंशन करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और इसीलिए कुछ कंपनियों ने ख़ास तौर पे उन्होंने ये कोशिश की कि अब हम कुछ शहरों में और कुछ इलाकों में ही अपना क्विक कॉमर्स का बिजनेस करेंगे। लेकिन इससे ठीक पहले की कहानी ये थी कि जब एक बार बीच में कंपनियों ने क्विक कॉमर्स से बाहर निकलने की कोशिश की इन्हीं सब वजहों से, उसके बाद जेप्टो, ब्लिंकिट ने इस मार्केट में सेंधमारी की। और जब ब्लिंकिट का और जेप्टो का धंधा बहुत बड़ा दिखाई दिया, तब बाकी की कंपनियां, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, बिग बास्केट हो और फिर रिलायंस भी, इन सब ने एक बार फिर से इनको लगा कि क्विक कॉमर्स में ही असली कमाई है। लेकिन अब फिर से एक बार 1.5-2 साल के बाद फिर से पूरी की पूरी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, और जिसमें यह लग रहा है कि क्विक कॉमर्स वाले अब चाहे थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहे हैं और वहां से ही रास्ता निकल रहा है। खास तौर पे अगर आप बड़े शहरों की बात करें, जैसा आपने कहा 90% का धंधा पूरा अभी भी छोटे दुकानदारों के पास ही है, या ब्रिक एंड मोर्टार कहें या उनको किराना स्टोर्स कहें, उनके पास अभी मौजूद है। लेकिन जिस तरह से ये डबल डिजिट में ग्रोथ के जरिए और जिस तरह से पूरा बिजनेस खा रहे थे, वो एक वाकई में किराना दुकानों के सामने संकट पैदा जरूर हो रहा था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप चेन से बाहर करना चाह रहे थे और सीधे के सीधे क्विक कॉमर्स कंपनियों के साथ कंपनियां अटैच होना चाह रही थी। तो ये कहानी कुछ ऐसी है जिसमें कि अब एक बार फिर से, और ये अच्छी खबर है क्योंकि लाखों लोग, आप समझिए 1,30,00,000 के आसपास अगर दुकानें हैं तो इनके साथ कितने बड़े परिवार जुड़े हुए हैं। अगर एक घर की 5-6 सदस्यों का भी अगर आप हिसाब लगाएं तो कितना बड़ा तबका ऐसा है, उनके साथ उनके एम्प्लॉय अगर 1-2 जोड़ लेंगे तो एक बड़ा तबका ऐसा बनता है जो कि किराना दुकानों पर आधारित है, उनकी रोजी रोटी उसके जरिए जुड़ी हुई है। तो अब वो बिजनेस खत्म होना या उस पे तलवार लटकना एक वाकई बुरी स्थिति थी। जी सर, एक चीज़ और, इसमें मार्जिन का क्या मतलब समझें, क्योंकि ये लुभावने ऑफ़र जो एफएमसीजी कंपनियां ऑफ़र कर रही हैं रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उस कंपनियों को काम तो कंपनियां पहले भी इनको काम दे रही थी। क्या अब एफएमसीजी कंपनियों का काम उठा नहीं रहे हैं जो मार्जिन और ये सब देने की इनको ज़रूरत पड़ गई है? जो एफएमसीजी कंपनियों को नहीं, उसमें देखिए चक्कर यही है कि कंपनियों को ये लग रहा था कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो पैसा बांट रहे हैं या बाकी चेन में जो पैसा दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम सीधा डिस्काउंट हम दे दें क्विक कॉमर्स को, एक मुश्त आपका चला जाएगा सामान और सीधा फिर वो आपका क्विक कॉमर्स के जरिए चलता रहेगा। तो इस जरिए एक तो डिस्काउंट कंपनियों की तरफ से था, दूसरा डिस्काउंट था क्विक कॉमर्स कंपनियां अपनी पॉकेट से जो पैसा लगा रही थी। इस वजह से कंज्यूमर्स को फायदा था, लेकिन किराना दुकानें मुश्किल में थी। जी, तो चलिए अब समय हो गया है शो को ख़त्म करने का, इसका अंत का समय आ गया है फ़िलहाल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।